नमस्कार दोस्तों, डे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खबरों के बाद आएंगे उन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। 242 लोगों की दुखद मौत हो गई और क्रैश से ठीक पहले पायलट ने एक शब्द बोला, मैडे। मैडे ये कोई घबराहट वाला शब्द नहीं था, ये एक सिग्नल था जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। मतलब मैं संकट में हूँ, मेरी मदद करो। और ये शब्द आता है फ्रेंच भाषा से, यानी मैडर। इसे पहली बार 1920 के दशक में रेडियो संचार में अपनाया गया, ताकि आपात स्थिति को सामान्य बातचीत से अलग पहचाना जा सके। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हालात बहुत ज्यादा गंभीर ना हो, लेकिन सिर्फ बात चिंता की हो, तब पायलट पैन से कॉल करता है, जो मैडे से कम गंभीर मानी जाती है। तो अब सवाल उठता है कि ये 3 बार क्यों बोला जाता है, मैडे मैडे मैडे। क्योंकि रेडियो पर सिग्नल साफ ना मिले तो भी ये बात सुनने वाला मिस ना करे और समझ जाए कि मामला गंभीर है। और ये कॉल तब दी जाती है जब इंजन फेल हो जाए, विमान आग पकड़ ले या फिर क्रैश से कुछ सेकंड पहले। और एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने भी कोशिश की मैडे कॉल भेजने की, लेकिन कुछ सेकंड बाद और सब कुछ खामोश हो गया। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं, कभी कभी किसी की जिंदगी की आखिरी आवाज होती है। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर, जो कि जुड़ी हुई है फेयर यूज से। फेयर यूज यानी फेयर डीलिंग कानून और ANI वर्सेस मोहक मंगल केस से, जो डिजिटल भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक अहम बहस का केंद्र बन चुका है। ANI यानी एक बड़ी न्यूज एजेंसी, जिसने यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोहक ने उनके वीडियो क्लिप्स बिना इजाजत के इस्तेमाल किए, और इसके जवाब में मोहक ने कहा कि वो क्लिप्स सिर्फ आलोचना और जनहित के लिए इस्तेमाल की गई थी, यानी ये फेयर डीलिंग के तहत आता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर फेयर डीलिंग क्या होता है। भारतीय कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1) के मुताबिक अगर कोई सामग्री शिक्षा, पत्रकारिता, आलोचना या रिसर्च के मकसद से इस्तेमाल की जाती है तो उसे फेयर यूज माना जाता है, यानी उसकी इजाजत जरूरी नहीं होती। और फेयर डीलिंग की वैधता को भारत के कई कोर्ट पहले ही मान चुके हैं। देख लेते हैं कुछ उदाहरणों से, जैसे सिविक चंद्रन बनाम अमिनी अम्मा का केस, जो कि 1996 में हुआ था। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रचना जनहित में आलोचना करती है तो वो फेयर यूज है। ऐसे एक केस है ऑक्सफोर्ड वर्सेस रामेश्वरी का, 2012-17 का एक केस है। और पढ़ाई के लिए किताबों की फोटोकॉपी करना जिसमें सही ठहराया गया है। ऐसे एक केस और देखने में आता है टीवी टुडे वर्सेस न्यूज लॉन्ड्री, 2022 का केस है, जिसमें कहा गया कि न्यूज क्लिप्स को आलोचना के लिए इस्तेमाल करना फेयर यूज है। लेकिन इन सब के बावजूद आज की डिजिटल दुनिया में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे यूट्यूब जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म भारत के कानून नहीं मानते, और कोई भी कंपनी कॉपीराइट स्ट्राइक के जरिए सच्ची आलोचना को दबा सकती है। और फेयर यूज की सीमा कितने सेकंड, कितनी मात्रा में रहेगी, ये कानून में साफ नहीं बताया गया है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में डाल रहा है। और इसके लिए संसद को फेयर यूज की स्पष्ट गाइडलाइंस लानी होगी। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को भारत के कानूनों को मानना होगा और कंटेंट क्रिएटर्स को कानूनी जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही जो लोग झूठे कॉपीराइट स्ट्राइक डालते हैं उनके खिलाफ कड़ी सजा होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। हाल ही में अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक एयर इंडिया विमान हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया, और इसी के चलते भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने इस मामले की औपचारिक जांच शुरू की है। और AAIB एक वैधानिक जांच एजेंसी है जो भारत में विमान दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच करती है। तो चलिए जरा पॉइंटर्स में इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसकी स्थापना 30 जुलाई 2012 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय और कानूनी आधार एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन रूल 2017 है। ICAO के शिकागो कन्वेंशन के तहत इसे वैश्विक मान्यता प्राप्त है। और इसके मुख्य कामों की तरफ अगर नजर डालें तो हादसों को दुर्घटना, गंभीर घटना और घटना के रूप में वर्गीकृत करना, जांच रिपोर्ट तैयार कर ICAO और संबंधित देशों को भेजना, साथ ही सुरक्षा सिफारिश DGCA और विदेशी एजेंसियों को देना, सिस्टम आधारित रिस्क एनालिसिस और लंबी अवधि के सुधार सुझाना, और कोर्ट को कानूनी सहायता प्रदान करना। और अब समझते हैं किन किन चीजों की जांच करता है। तो ऐसे विमान जिनका वजन 2250 किलो से ज्यादा हो, सभी टर्बोजेट विमान, साथ ही छोटे विमानों की भी जांच हो सकती है अगर जनहित से जुड़ा हुआ मामला हो। तो कुल मिलाकर AIAB का काम सिर्फ हादसे की वजह जानना नहीं, बल्कि भविष्य की हवाई सुरक्षा को मजबूत करना है। और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को।
दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल है, एविएशन सेक्टर में मेडे कॉल का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, जब पायलट थकान महसूस करता है, ऑप्शन बी जब ईंधन खत्म होने वाला हो, ऑप्शन सी जब जानलेवा आपात स्थिति हो और ऑप्शन डी जब मौसम खराब हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब जानलेवा आपात स्थिति हो। देखते हैं अगले सवाल। फेयर डीलिंग की अवधारणा भारत में निम्न में से किन किन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है और डिजिटल युग में इसके साथ कौन कौन सी समस्याएं जुड़ी हैं? पहला, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करता है, विशेषकर आलोचना और पत्रकारिता के मामलों में। दूसरा, यह कॉपीराइट धारकों को अपने कंटेंट की व्यावसायिक सुरक्षा से पूरी तरह वंचित कर देता है। स्टेटमेंट 3, डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर भारतीय फेयर यूज नियमों को लागू नहीं करते, जिससे कंटेंट हटाने की प्रक्रिया अनुचित हो जाती है। और चौथा है, भारत में फेयर यूज की कोई स्पष्ट समय सीमा या मात्रा नहीं बताई गई है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी कथन सही है। और आपका सही उत्तर है ए, केवल 1, 3 और 4। और इसका स्पष्टीकरण है कि कथन 2 गलत है, क्योंकि फेयर यूज कॉपीराइट धारक के अधिकार खत्म नहीं करता बल्कि संतुलन बनाता है। और अब देखते हैं अगला सवाल। भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दूसरा, यह भारतीय वायु क्षेत्र में सभी नागरिक विमान दुर्घटनाओं जिनमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर शामिल हैं की जांच करती है। तीसरा, यह अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट ICAO और संबंधित देशों को भेजती है। और चौथा, इसे कानूनी आधार यानी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स रूल्स 2017 से प्राप्त होते हैं। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कथन 1 गलत है। AAIB रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं बल्कि नागर विमान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कथन 2 आंशिक रूप से गलत है, क्योंकि AAIB केवल उन विमानों की जांच करता है जिनका भार 2250 किलो से अधिक हो या जो टर्बोजेट हो। ड्रोन व छोटे विमानों की जांच केवल जनहित में की जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनसे जुड़े हुए सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ।